Hello friends, this is Manat Kumar Jain. I am an assistant professor and advocate. Welcome to Target for IQ. देखिए आज हम जो वीडियो हम लेके आ रहे हैं वो बात करेगा सेक्शन 82 से लेके 86 सीआरपीसी की। यानी आज जो हम प्रोविजन लेके आ रहे हैं वो प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट की बात करेगा। देखिए जब सेक्शन 190 क्लॉज 1 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कंप्लेंट पर या पुलिस रिपोर्ट पे कोई कॉग्नियंस लेते हैं तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले जो एक्यूज होते हैं उनको कोर्ट में उपस्थित करने के लिए आदेश देते हैं। अब देखिए जो ये आदेश दिया जाता है उसका पर्पस ये होता है कि यदि हमने एक्यूज के अगेंस्ट कोई कॉग्नियंस ले लिया है तो वहां पर हम उसे बचाव का मौका देते हैं, यानी कि उसे डिफेंस करने का मौका देते हैं। तो वहां पर कोर्ट किसी भी एक्यूज को कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए दो तरीके से आदेश दे सकती है। एक आदेश होता है जिसे हम बोलते हैं समन्स और एक होता है हमारा वारंट। देखिए जनरली आप इस बात को समझिएगा कि एक समन केस होता है और समन केस कौन से होते हैं इस बात को भी आप समझिए। देखिए यदि हम समन केस की बात करते हैं तो उसे सीआरपीसी में 2W में डिफाइन किया हुआ है और समन केस वो केस होते हैं जिनमें जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है वो 2 साल तक का दिया जाता है। और यदि हम वारंट केस की बात करें जो इसको डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2X में, और ये ऐसे केस होते हैं, ये ऐसे वारंट केस ऐसे केसेस होते हैं जिसमें 2 साल से ऊपर तक का इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है और जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी तक का हो सकता है। तो जरा देखिए इस बात को समझिएगा कि यदि वो समन केस है तो जनरली जो मजिस्ट्रेट है वो किसी एक्यूज को कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए जनरली समन इश्यू करती है। और यदि वो वारंट केस है तो यहाँ पर कोर्ट को हमने डिस्क्रिशनरी पावर दी हुई है कि वो एक्यूज को कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए या तो समन इश्यू कर दे या वारंट इश्यू कर दे। लेकिन देखिए मसला यहाँ पर यह आता है कि हम कोर्ट में किसी भी एक्यूज को प्रेजेंट करने के लिए समन या वारंट इश्यू कर सकते हैं। लेकिन अब हम जो आज टॉपिक बात करेंगे वो बात करेंगे प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट की। लेकिन यदि ऐसा हो कि हमने किसी एक्यूज को कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए एक अरेस्ट वारंट इश्यू कर दिया, अब पर्पस तो हमारा यही था कि एक्यूज को कोर्ट में प्रेजेंट कराया जाए। लेकिन अब ऐसा हो कि जो एक्यूज है जिसके खिलाफ हमने वारंट इशू किया है वो खुद को छिपा रहा है या वो एब्सकॉन्डेड हो गया है, यानी कि फरार हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि जो कोर्ट ने वारंट इशू किया था उस वारंट का एग्जीक्यूशन उस एक्यूज पर्सन पे ना हो सके। तो ऐसे में अब मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने ये एक चैलेंज है कि उस एक्यूज को कोर्ट के सामने कैसे प्रेजेंट किया जाए। उसी के लिए हम जो ये प्रोविजन पढ़ रहे हैं वो प्रोविजन है हमारा 82 और 82 में हमें बताया जाता है प्रोक्लेमेशन के बारे में, यानी कि प्रोक्लेमेशन फॉर एब्सकॉन्डेड पर्सन, यानी कि फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। देखिए सेक्शन 82 ये बात कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ हमने वारंट इशू किया है और वो या तो खुद को छुपा रहा है या एब्सकॉन्डेड हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो वारंट उसके अगेंस्ट हमने इशू किया था उसका एग्जीक्यूशन या निष्पादन ना हो पाए। तो अब कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट उसके नाम पे एक प्रोक्लेमेशन जारी करेगा, यानी कि एक उद्घोषणा जारी करेगा। अब वो प्रोक्लेमेशन किस व्यक्ति के लिए होगी? उसी एब्सकॉन्डेड पर्सन के लिए होगी जिसके खिलाफ हमने वारंट इशू किया था और वो जो वारंट के एग्जीक्यूशन से बच रहा है। तो ऐसे में एक प्रोक्लेमेशन उसके नाम होगी और वहां पर वो जो प्रोक्लेमेशन होगी उसमें हम उस पर्सन से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे, डेट पे और पर्टिकुलर कोर्ट में प्रेजेंट हो जाए। और जब सपोज हमने आज एक प्रोक्लेमेशन कोर्ट ने निकाला एब्सकॉन्डेड पर्सन के नाम, तो अब हम उसे क्या चाह रहे हैं कि देखो भाई हम आपको एक आखिरी मौका दे रहे हैं, हम आपके नाम एक उद्घोषणा जारी कर रहे हैं, आपके पास अब भी मौका है कि आप इस पर्टिकुलर डेट पे और टाइम पे आप कोर्ट में प्रेजेंट हो जाइए। और तो हमने जो उद्घोषणा की है उसके कम से कम 30 दिन का हम उसे मौका देंगे, यानी कि जो टाइम और डेट हम उसके लिए बता रहे हैं वो ऐसे प्रोक्लेमेशन की डेट से कम 30 दिन के बाद का होगा। यानी आज उद्घोषणा जारी करेंगे तो हम उसे 30 दिन का मौका देंगे कि आप 30 दिन तक आराम कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन 30 दिन के बाद आपको जो हमने टाइम बताया है आपको उस दिन कोर्ट में आना पड़ेगा।
अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, ये बात जो मैंने भी आपको बताई है, ये सेक्शन 82 क्लॉज 1 हमें बताता है। लेकिन इसमें ये बात आती है कि चलो ठीक है, प्रोक्लेमेशन तो हम एक्यूज पर्सन के लिए करेंगे, लेकिन वो प्रोक्लेमेशन कैसे किया जाएगा, तो उसके जो मोड्स बताए हुए हैं वो बताए हुए हैं 82 क्लॉज 2 में। और कभी कभी देखिए प्री में भी क्वेश्चन आ जाता है और मेंस का भी ये टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 82 क्लॉज 2 ये कहता है कि प्रोक्लेमेशन कैसे किया जाएगा, या तो जिस विलेज या टाउन में ऐसा एक्यूज पर्सन या जो हमारा एब्सकॉन्डेड पर्सन है वो रिजाइड करता है, तो वहां पर पब्लिकली ऐसी प्रोक्लेमेशन पढ़ी जा सकती है। एक बात। दूसरी बात ये कह रहा है कि जहां पर जिस रेजिडेंस में या जहां पर भी वो रिजाइड कर रहा है वहां पर भी किसी सहज दृश्य भाग में हम ऐसे प्रोक्लेमेशन की एक कॉपी अफिक्स कर सकते हैं, यानी कि चस्पा कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा कोर्ट प्रीमाइसेस है उसमें भी प्रोक्लेमेशन की एक कॉपी अफिक्स की जा सकती है। तो ये तरीके बताए हुए हैं। उसी के साथ यदि कोर्ट को इस मामले में ये ठीक लगता है कि ऐसा प्रोक्लेमेशन हम जिस एरिया में ऐसा जो एक्यूज है या जो एब्सकॉन्डेड पर्सन है वो रिजाइड करता है, तो वहां पर यदि कोई भी लोकल न्यूज़पेपर पब्लिश होता है तो ऐसा प्रोक्लेमेशन न्यूज़पेपर के थ्रू भी निकाला जा सकता है। अब देखिए जरा इस बात को आप समझेंगे कि जब हमने सेक्शन 82 में एक प्रोक्लेमेशन कर दिया है तो क्या हो, उसके बाद प्रोक्लेमेशन का पर्पस क्या था कि भैया आप कोर्ट में अपीयर हो जाइए। लेकिन इसके बाद सेक्शन 83 एक बात करता है और वो बात करता है अटैचमेंट की, यानी कि कुर्की की। देखिए अब इस बात को समझते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं 83 की यानी कि अटैचमेंट की, तो देखिए 83 हमें ये बात कहता है कि जैसे ही सेक्शन 82 में प्रोक्लेमेशन हो जाता है, तो इस बात को भी आपको बड़ा फोकस करना है कि प्रोक्लेमेशन होने के बाद की स्टेज जो आती है वो अटैचमेंट की या कुर्की की आती है। तो यानी कि हमने 82 में प्रोक्लेमेशन उद्घोषणा कर दिया और 83 में अब हम क्या करने वाले हैं, अटैचमेंट करने वाले हैं। लेकिन आप इस बात को ध्यान देंगे कि यदि हमने 82 में प्रोक्लेमेशन किया है और मैंने अभी आपको बताया कि कम से कम हमें 30 डेज का उसको टाइम देना होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम 30 डेज तक उसका वेट करेंगे, उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करेंगे। यानी कि ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि आपने 82 में प्रोक्लेमेशन होने के तुरंत बाद भी यदि कोर्ट को लगता है कि हम एब्सकॉन्डेड पर्सन के लिए यानी एक्यूज पर्सन कोई प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, हमें अटैच कर लेना चाहिए। तो कोर्ट 83 क्लॉज 1 में ऐसे एब्सकॉन्डेड पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। लेकिन जरा हम ध्यान देते हैं, जो प्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। दो मसले हो सकते हैं, देखिए समझिएगा जरा बात। यदि मैं आपको एक एग्जांपल देके इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा कि सपोज ऐसा हो कि एक आगरा कोर्ट है, उसने जो एब्सकॉन्डेड पर्सन है उसके अगेंस्ट सेक्शन 83 में अटैचमेंट का ऑर्डर दे दिया, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का ऑर्डर दे दिया। अब इसमें भी दो बात हो सकती है कि जो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वो या तो आगरा कोर्ट के जुरिडिक्शन में ही सिचुएटेड है, यानी कि ये मान लेते हैं कि वो आगरा डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है। तो यदि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि वो प्रॉपर्टी कहां पर सिचुएटेड है, वो आगरा डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी उस कोर्ट के जुरिडिक्शन में ना हो, तो क्या होगा। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो प्रॉपर्टी जो अटैच होनी है वो प्रॉपर्टी कहां पर है, वो है मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, तो क्या होगा। तो इसके बारे में हम देखेंगे सेक्शन 83 क्लॉज 2। और ये देखिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आपके एपीओ की हम बात कर रहे हैं, एपीओ प्री की बात कर रहे हैं, तो उस पे ये जो क्वेश्चन ये क्लॉज है ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। तो देखिए यदि आगरा कोर्ट ने अटैचमेंट का ऑर्डर दे दिया है एब्सकॉन्डेड पर्सन की प्रॉपर्टी के लिए, और यदि वो प्रॉपर्टी उसी कोर्ट के जुरिडिक्शन में यानी कि आगरा डिस्ट्रिक्ट में है, तो ऐसा कोर्ट का जो ऑर्डर दिया गया है अटैचमेंट का, ये अपने आप में उस प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए एडिक्वेट होगा, सफिशिएंट होगा। लेकिन यदि आगरा कोर्ट ने अटैचमेंट का ऑर्डर दिया है और जो प्रॉपर्टी जो अटैच होनी है वो किसी और कोर्ट के जुरिडिक्शन में, यानी कि यदि वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में यदि वो सिचुएटेड है, तो ऐसे में उस डिस्ट्रिक्ट के जब तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि इस बात पर बड़ा फोकस कीजिएगा, यदि वो प्रॉपर्टी किसी दूसरी कोर्ट के जुरिडिक्शन में यानी कि किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, तो जब तक मथुरा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
अटैचमेंट के इनके ऑर्डर को एंडोर्स नहीं कर देते, यानी कि प्रस्थांकित नहीं कर देते, तब तक ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी अटैच नहीं की जाएगी। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एपी एग्जाम के लिए। अब हम इसमें ये देखेंगे, जब हम बात करेंगे सेक्शन 83 क्लॉज 3 की और सेक्शन 83 क्लॉज 4 की, तो अब इसमें भी ये मोड्स बताए गए हैं कि जिनके तरीकों से हम अटैचमेंट कर सकते हैं। देखिए, जो प्रॉपर्टी होती है एब्सकॉन्डेड पर्सन की, वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, यानी कि वो कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, चल संपत्ति। और एक प्रॉपर्टी हो सकती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी इसे हम बोलते हैं अचल संपत्ति। और मैं मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करूं तो मूवेबल प्रॉपर्टी में कोई डेब्ट या ऋण भी आ सकता है, या कोई मनी भी आ सकती है। मनी की भी हम बात इसमें कर लेते हैं। तो जरा पहले हम जो बात करें क्लॉज 3 की, यानी कि सेक्शन 83 क्लॉज 3 में हम देखेंगे कि यदि मूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होना है जिसमें डेब्ट भी शामिल है, तो उसका अटैचमेंट कैसे होगा। और जब हम 83 क्लॉज 4 की बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो एब्सकॉन्डेड पर्सन है उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होना है, तो वो कैसे होगा। तो देखिए, 83 क्लॉज 3 ये कहता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होना है तो 3 तरीकों से हो सकता है, या तो बाय सीजर, दूसरा तरीका है बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, यानी कि आप अभिग्रहण द्वारा या रिसीवर की नियुक्ति द्वारा आप एब्सकॉन्डेड पर्सन की प्रॉपर्टी, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसमें डेब्ट भी इंक्लूड है, उसका अटैचमेंट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये बताया हुआ है कि सपोज जो एब्सकॉन्डेड पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी किसी के पास है, वो प्रॉपर्टी कौन सी, मूवेबल प्रॉपर्टी। उस जो एब्सकॉन्डेड पर्सन है उसकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो किसी व्यक्ति के पोजीशन में है सपोज, और वो ऐसा व्यक्ति एब्सकॉन्डेड पर्सन को वो प्रॉपर्टी डिलीवर भी करना चाह रहा है, लेकिन कोर्ट ऐसे व्यक्ति को राइटिंग में ऑर्डर देगी कि ये प्रॉपर्टी आप एब्सकॉन्डेड पर्सन को डिलीवर नहीं करेंगे। ये किसको डिलीवर करेंगे, आप कोर्ट को डिलीवर कर दीजिए। तो ऐसे भी हम एब्सकॉन्डेड पर्सन की जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका अटैचमेंट कर सकते हैं। फिर हम यदि बात करें इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो फिर आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो आपका यूपी एपी एग्जाम आ रहा है उसके लिए ये प्रोविजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाई जा सकती है, जैसे कि लैंड हो गया है, हाउस हो गया है, या इलेक्ट्रिसिटी पोल हो गया है। ये सब क्या माना जाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कैसे किया जाएगा। तो जरा ध्यान देंगे मेरी बात पे कि यदि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है और स्पेशली वो ऐसी एग्रीकल्चर लैंड है, यानी कि मैं एग्रीकल्चर लैंड की यहां पर बात करूंगा जो स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने वाली लैंड है, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर भी मैं एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं जो एग्रीकल्चर लैंड है, कृषि योग्य भूमि है, और वो भूमि ऐसी है जो स्टेट गवर्नमेंट को राजस्व या रेवेन्यू देती हो। तो ऐसे में यदि हमें ऐसी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट करना है तो ये कलेक्टर के सुपरविजन में ही किया जाएगा। और ये कलेक्टर की जो बात है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जनरली एक व्यक्ति जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होते हैं, जब ये मजिस्ट्रेट की पावर यूज करते हैं आप इन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, और जब यही मजिस्ट्रेट रेवेन्यू की पावर यूज करते हैं तो इन्हें क्यों हम बोलते हैं कलेक्टर। तो जो भी एग्रीकल्चर लैंड है जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने वाली है, तो वहां पर उसका अटैचमेंट किसके सुपरविजन में होगा, वो होगा कलेक्टर के सुपरविजन में। ठीक है। और बाकी यदि हम इस एग्रीकल्चर लैंड को जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू देती है उसे छोड़ दें, इसके अलावा जितने भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका अटैचमेंट कैसे किया जाएगा। तो देखिए, क्लॉज 4 में इसमें तरीके बताए गए हैं बाय टेकिंग पोजेशन, यानी कि आप कब्जा लेके एब्सकॉन्डेड पर्सन की इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। और इसमें दूसरा तरीका बताया हुआ है कि बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, यानी कि आप रिसीवर को नियुक्त करके भी ऐसा कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि जो एब्सकॉन्डेड पर्सन है उसकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो हो सकता है कि उसका पोजेशन ऐसे एब्सकॉन्डेड पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन को दे दिया हो, और थर्ड पर्सन अब उसका पोजेशन एब्सकॉन्डेड पर्सन को देने को तैयार भी है, लेकिन कोर्ट उसे राइटिंग में ऑर्डर देगी कि आप ये प्रॉपर्टी का पोजेशन एब्सकॉन्डेड पर्सन को नहीं दोगे और इसका पोजेशन आप कोर्ट को दोगे। तो इस तरीके से भी जो उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका अटैचमेंट किया जा सकता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे सेक्शन 84 की बात और करेंगे हम यहाँ पर। अब ऐसा हो
कि आपने 83 में अटैचमेंट तो कर दिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोर्ट बाय मिस्टेक किसी और की प्रॉपर्टी को अटैच कर देती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज ऐसा हो कि एक एब्सकॉन्डेड पर्सन है, उसकी ये प्रॉपर्टी है, लेकिन ये प्रॉपर्टी में उसका 50% का ही शेयर है और रेस्ट ऑफ 50% उसके किसी रिलेटिव या सपोज ब्रदर का है। लेकिन कोर्ट को ये एप्रीहेंशन था कि ये 100% प्रॉपर्टी एब्सकॉन्डेड पर्सन की है और उन्होंने पूरी की पूरी प्रॉपर्टी सेक्शन 83 में अटैच कर दी है। तो ऐसे में जो ब्रदर जिनकी ये प्रॉपर्टी है रेस्ट ऑफ 50% जो इनके भाई की है, तो वो क्या इस अटैचमेंट को ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि वो ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, वो क्या क्लेम नहीं करेंगे कि भाई ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, ये प्रॉपर्टी आपने कैसे अटैच कर दिया है, मैं थोड़ी एब्सकॉन्डेड पर्सन हूं, आपने मेरी प्रॉपर्टी अटैच कैसे कर दी है। तो यहां पर जो क्लेमेंट होगा, दावेदार होगा, लेकिन वो क्लेमेंट कौन होगा, एब्सकॉन्डेड पर्सन, यानी कि फरार व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो जो क्लेमेंट है वो कोर्ट में ये ऑब्जेक्शन कर सकता है कि भाई आपने मेरी प्रॉपर्टी अटैच कर दी है, ये प्रॉपर्टी मुझे वापस कर दी जाए, यानी कि जो प्रॉपर्टी आपने अटैच की है ये अटैचमेंट का ऑर्डर मेरी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग वापस ले लिया जाए। और इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जब 84 में ऐसा ऑब्जेक्शन क्लेमेंट द्वारा किया जाता है, लेकिन क्लेमेंट कौन, वो एब्सकॉन्डेड पर्सन नहीं होना चाहिए, तो ये जो ऑब्जेक्शन है वो कितने दिन के अंदर किया जाना चाहिए, ऐसे अटैचमेंट की डेट से विद इन 6 मंथ्स। इस बात को बड़ा फोकस करेंगे। और इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि आप ऑब्जेक्शन तो करेंगे, लेकिन कौन सी कोर्ट में करेंगे। तो इस बात को बड़ा फोकस कीजिए कि जिस कोर्ट ने ऑर्डर दिया है अटैचमेंट का, यानी मैं फिर एग्जांपल दूंगा, ये यदि आगरा कोर्ट थी, तो यदि आगरा कोर्ट ने अटैचमेंट का ऑर्डर 83 में दिया था, तो जो क्लेमेंट है, जो एब्सकॉन्डेड पर्सन नहीं है, यदि वो ऑब्जेक्शन करना चाहता है तो ऐसे अटैचमेंट की डेट से कितने दिन के अंदर, 6 मंथ के अंदर करेंगे। लेकिन कौन सी कोर्ट में करेंगे, जिन्होंने ऐसा अटैचमेंट का ऑर्डर दिया है। लेकिन इस बात को भी आप फोकस कीजिए, यदि सेक्शन 83 क्लॉज 2 में ऐसा अटैचमेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के एंडोर्समेंट के थ्रू हुआ था, यानी कि जो प्रॉपर्टी अटैच की गई थी वो आगरा डिस्ट्रिक्ट में नहीं बल्कि किसी और डिस्ट्रिक्ट में, यानी मैंने जो एग्जांपल दिया है मथुरा डिस्ट्रिक्ट में वो अटैचमेंट हुआ था, तो यहाँ पर जो क्लेमेंट है वो ऑब्जेक्शन आगरा कोर्ट में ना करके कहां करेगा, जो मथुरा कोर्ट है यानी मथुरा डिस्ट्रिक्ट में जो सीजीएम कोर्ट है, यानी कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उनके यहाँ ऑब्जेक्शन किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात है। और हम यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 85 की, और सेक्शन 85 3 वर्ड्स आप फोकस करेंगे, इसमें आ रहा है रिलीज, सेल एंड रिटर्न। यदि ऐसा हो कि हमने सेक्शन 82 में जो प्रोक्लेमेशन एब्सकॉन्डेड पर्सन के नाम किया था कि आप 30 दिन के बाद कोर्ट में अपियर होंगे, और वो एब्सकॉन्डेड पर्सन 30 दिन के बाद जो भी फिक्स डेट थी वो पर्टिकुलर कोर्ट में अपियर हो जाता है, तो हम यहाँ पर जो उसकी प्रॉपर्टी है वो क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे अंडर सेक्शन 85। अब दूसरी बात ये कह रहा है कि यदि आप 82 में जो प्रोक्लेमेशन किया था आप कोर्ट में अपियर तो हुए नहीं, और इधर आपने 6 महीने के अंदर हमने क्योंकि 83 में क्योंकि आप अपियर नहीं हुए तो हमने 83 में आपकी प्रॉपर्टी क्या कर दी, अटैच कर दी। अटैच करने के बाद कोई भी जो क्लेमेंट था उसने ऑब्जेक्शन नहीं किया 6 महीने के अंदर, या चलिए ऑब्जेक्शन किया था तो कोर्ट ने उस ऑब्जेक्शन को सुनने के बाद उसमें अपना जजमेंट सुना दिया। उसके बाद क्या करें, उसके बाद भी एब्सकॉन्डेड पर्सन तो कोर्ट में अपियर नहीं है, तो वहां पर जो कोर्ट है वो उसकी प्रॉपर्टी को जो हमने अटैच की थी वो कर दिया जाएगा सेल। और एक तीसरी बात ये है कि यहाँ पर बात आ रही है कि जो एब्सकॉन्डेड पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी को रिटर्न करने की बात आ रही है। यदि ऐसा हो कि अटैचमेंट की डेट से 2 साल के अंदर जो एब्सकॉन्डेड पर्सन है वो खुद पर खुद कोर्ट में अपियर हो जाता है, या फिर उसे अरेस्ट करके लाया जाता है, और वो कोर्ट में सेटिस्फाइड कर दे कि वो फरार नहीं हुआ था, वो वारंट के एग्जीक्यूशन से नहीं बच रहा था, उसे इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, तो ऐसे में यदि कोर्ट उसकी बात से सेटिस्फाइड हो जाती है
तो जो कोर्ट ने उसकी प्रॉपर्टी अटैच की थी वो कर दी जाएगी उसको रिटर्न। तो ये आज का हमारा पूरा टॉपिक था कि यानी कि हम जो 82 से 86 का प्रोविजन देखा है वो प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट की बात आएगी। बस आपको ये फोकस करना है कि किसी एब्सकॉन्डेड पर्सन के लिए जो प्रोक्लेमेशन की जाएगी वो सेक्शन 82 में की जाएगी और जो अटैचमेंट का ऑर्डर होगा वो सेक्शन 83 में किया जाएगा। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।